नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में अपने आप को बचाना, अपनों को बचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सभी अपने परिवारजनों को घर पर रख रहे होंगे और आप सभी सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से लड़ने का उपाय यही है कि कुछ दिनों तक, लगभग 20 से 25 दिन तक आप अपने घरों पे रहें। तब तक इसका जो पीक लेवल है वो नीचे आ जाएगा और ये बीमारी चली जाएगी। लेकिन इस कोरोना काल में भी आप सभी घर बैठे पढ़ सके, अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभिनव टेक्निकल क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आए हैं और उस पर नियमित रूप से आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की कक्षाएं आपको दी जा रही है। दोस्तों, हम पिछले 11 वर्षों से राजस्थान के हजारों विद्यार्थियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और वर्तमान में हजारों विद्यार्थी अभिनव टेक्निकल क्लासेज के छत के नीचे से पढ़कर सरकारी नौकरियों या तकनीकी विभागों के अंदर सरकारी पदों पर नौकरियां कर रहे हैं। अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही अभिनव टेक्निकल क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी जो आने वाली कक्षाएं हैं वो प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, वर्तमान में जो आपको बता दूं, पढ़ने का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर लेता हूं। काफ़ी लोग रटने का प्रयास करते हैं। अब इस रटने के दौर में जब आप लोग रटते हैं तो ये रटा हुआ आपका जो ज्ञान है ये केवल और केवल आपके एग्ज़ाम हॉल तक आपके साथ रहता है। एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही रटा हुआ ज्ञान आपका साथ छोड़ करके चला जाता है। आपके पास बचता है तो केवल और केवल आपका जो बेसिक ज्ञान होता है, आपका जो कॉन्सेप्चुअल तैयारी होती है वो आपके पास होती है। और इसी कॉन्सेप्चुअल तैयारी की जो कमी आपके पास है उसको दूर करने के लिए हम लोग एक एक टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण विश्लेषण करके आपके लिए कक्षाएं लेके आए हैं और आज हम लोग ओम के नियम से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ओम के नियम के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ओम का नियम क्या होता है। हम लोग देखेंगे कि जो पॉइंट फॉर्म है उसमें ओम का नियम क्या होता है और हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर फॉर्म है उसमें ओम का नियम क्या होता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फॉर्म के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा बता दूं कि पढ़ने और पढ़ाने का थोड़ा सा आप कैसे पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को परोसने का, किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है ओम का नियम क्या है तो आप अलग तरीके से बता रहे हो, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आपको समझना है, उसकी नब्ज पकड़नी है कि ओम का नियम कहना क्या चाहता है, वो उसकी यथार्थता क्या है। आप 4 लाइनों की 5 लाइनों की परिभाषा रट लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चनों से सामना होता है तो वो परिभाषा के द्वारा आप उन 4 या 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते, सही जवाब नहीं दे पाते। जैसे कुछ लोगों से पूछा जाता है, एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। किसी से पूछा जाता है कि भैया टाइम क्या हो गया, तो वो बताता है कि भाई 12:30 हो गए। और एक दूसरे बंदे से पूछा जाता है कि टाइम क्या हो गया, तो वो बताता है कि 12:35 हो गए। तो उसने बताया 12:30 और उसने बताया 12:35। मतलब दोनों का एक ही था, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग था। किसी भी चीज को जटिल बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो किताबों में जटिल तरीके से पढ़ रहे हैं उसको सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या है। ओम शिला भी इसको कहा जाता है, ओम का नियम। ओम कौन था? ओम एक वैज्ञानिक था और ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है।
जॉर्ज साइमन ओम कहाँ का था भाई? जॉर्ज साइमन ओम था जर्मनी का। जॉर्ज साइमन ओम ने जो नियम दिया, वो नियम कब दिया? 1827 में दिया है भाई। ओम का नियम किस किस के बीच में संबंध स्थापित करता है? तो ओम का नियम संबंध स्थापित करता है विभवांतर, जिसका चिन्ह है V, धारा जिसका चिन्ह है I, और प्रतिरोध जिसका चिन्ह है R। ओम का नियम इन तीन राशियों के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करें तो ओम ने ये नियम देते समय कुछ शर्तें भी रख दी कि भाई कुछ शर्तें हैं, अगर उनकी पूर्ति होती है तो ये नियम लागू होगा, और अगर इनकी पूर्ति नहीं होती है तो नियम लागू नहीं होगा। तो ओम के नियम की शर्तें क्या है? देखिए शर्तें क्या क्या शर्तें थी। ओम ने कहा कि भाई परिपथ आपका बंद होना चाहिए। परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो ओम के नियम की पहली शर्त थी बंद परिपथ होना चाहिए। बंद परिपथ, बंद परिपथ का मतलब है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होना चाहिए। ठीक है, ओम के नियम की दूसरी शर्त थी कि स्थिर भौतिक अवस्थाएं होनी चाहिए। स्थिर भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। अब देखिए भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी उसने बताई ओम ने। तो ओम ने भौतिक अवस्थाओं का जिक्र किया, उनमें से सबसे प्रमुख था ताप। ठीक है, उसके बाद दाब, उसके बाद है आर्द्रता। आदि भौतिक अवस्थाओं की ओम ने चर्चा की है, और सबसे ज्यादा उसने बल दिया है ताप पर। भौतिक अवस्थाओं में से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया था कि भौतिक अवस्थाओं में सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था पर ओम ने बल दिया? तो ताप पर सबसे ज्यादा बल दिया है। उसके बाद स्थिर को एग्जाम में कई बार अलग तरीके से लिख देता है। स्थिर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर। स्थिर को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और स्थिर को अचर या अपरिवर्तित भी बोल देते हैं। अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में हम इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट बोल दो या एचर बोल दो या अपरिवर्तित बोल दो या स्थिर बोल दो, एक ही बात है। तो भौतिक अवस्थाएं यानी ताप दाब आदि का मान स्थिर होना चाहिए, या आ जाएगा एचर होना चाहिए, या अपरिवर्तित रहना चाहिए, या कांस्टेंट रहना चाहिए। ये ओम के नियम की शर्तें हो गई। अब ओम के नियम का मुख्य जो कथन था वो क्या था, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ओम के नियम का कथन क्या था? देखिए ओम का नियम, ओम का नियम, ओम क्या कहता है? ओम कहता है कि कोई भी, मान लीजिए आपके पास प्रतिरोधक है, आपके पास ये मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है, सॉरी कोई चालक है, ये आपके पास कोई चालक है, और हर चालक में आप सभी को मैंने पहले की कक्षा में बताया था कि हर चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। कुछ चालकों में ज़्यादा होता है तो कुछ में कम होता है, लेकिन प्रतिरोध सभी में मौजूद रहता है। तो उसी प्रकार ये भी कोई चालक है, इसमें भी प्रतिरोध है, और इस चालक के सिरों पर जब विभवांतर उत्पन्न होगा, ये विभवांतर जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा तो चालक में से क्या प्रवाहित होगी? धारा।
तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें से बहने वाली धारा आई, दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। अर्थात V बटे I का मान क्या रहता है? हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है? देखिए, किसी चालक के सिरों का विभवांतर, सिरों के विभवांतर व बहने वाली धारा का अनुपात, दोनों का जो अनुपात है हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। यही कहता है ओम का नियम। अब देखिए स्थिर कैसे रहता है, अर्थात इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी लाइन हमने देखी है, इतना बड़ा है, इसका मतलब है सीधा सा है कि V और I दोनों का अनुपात, विभवांतर और धारा दोनों का जो अनुपात है V बटे I, अनुपात हो गया दोनों का, हमेशा क्या रहेगा? स्थिर होगा। ठीक है, और फिर साथ ही कह दिया कि यह स्थिर मान चालक का प्रतिरोध होगा। ये स्थिर मान चालक का क्या होगा? प्रतिरोध होगा भाई। यह स्थिर मान चालक का प्रतिरोध होता है। स्थिर मान चालक का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, अर्थात प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? R से। ठीक है, अब स्थिर मान चालक का प्रतिरोध होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि V बटे I बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। V बटे I बराबर क्या होगा? R होगा। और जब हम वज्र गुणा करेंगे इसको, जब हम लोग वज्र गुणा करेंगे इसको, तो वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, वज्र गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमें I ज्ञात करना है तो हम करेंगे I बराबर R का पक्षांतरण कर देंगे तो V के नीचे चला जाएगा, V बटे क्या हो जाएगा? R। इस प्रकार ओम के नियम के 3 फॉर्मूले हमें निकल के आ रहे हैं, हमारे लिए, हमारे सामने हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, एक त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका V है, ये I है और ये R है। ठीक है, अब आपको जो भी ज्ञात करना है उसको आपको छुपाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले R ज्ञात किया, R बराबर V बटे I है, तो R को छुपाओगे तो आपको दिख रहा है I V बटे I, तो R बराबर आप लिखोगे V बटे I, हो गया। उसके बाद आपको मान लीजिए V ज्ञात करना है तो V को छुपा लो। V को छुपाने के बाद हमें दिख रहा है IR, अर्थात V बराबर I इंटू R है। जो भी आपको ज्ञात करना है उसको आपको छुपाना है। अगर मान लीजिए आपको I ज्ञात करना है तो I को छुपा लो। I को छुपाने के बाद आपको दिख रहा है V बटे R, तो I बराबर होगा V बटे R। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। देखो, एक और परिभाषा कैसे दे सकते हैं? यही चालक है, तो ओम का नियम ये कहता है कि कोई भी चालक है, उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, ये विभवांतर इसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात किसी चालक का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, या समान अनुपाती बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, समानुपाती होता है। अर्थात
V समानुपाती I होता है। इसका मतलब क्या है? V समानुपाती I होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जिस अनुपात में विभवांतर V बढ़ेगा उसी अनुपात में I का मान भी बढ़ेगा, जिस अनुपात में V घटेगा उसी अनुपात में I का मान भी घटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास विभवांतर है 100 और आपके पास धारा है 5, ठीक है। जब आप लोग विभवांतर को 100 की जगह 200 कर देते हो तो धारा भी अपना जो पहले वाला मान था, विभवांतर 100 से 200 यानी डबल हो गया, तो धारा भी 10 हो गई। विभवांतर मान लीजिए आपने 200 की जगह 400 कर दिया तो धारा भी डबल हो जाएगी, 10 की तुलना में 20 हो जाएगी। अर्थात जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ता है उसी अनुपात में धारा भी बढ़ती है। इसी प्रकार जिस अनुपात में विभवांतर घटेगा धारा का मान भी उसी अनुपात में घटेगा। ध्यान रखना, काफी लोग ये समझ लेते हैं कि वोल्टेज और धारा बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, दोनों समानुपात में होते हैं। एक राशि जिस अनुपात में, दोनों में से कोई सी भी एक राशि जिस अनुपात में बढ़ती है दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है, और एक राशि जिस अनुपात में घटती है दूसरी भी उसी अनुपात में घटती है, ठीक है। अर्थात V समानुपाती क्या होगा? I होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जब V समानुपाती I है तो हम इसको लिख सकते हैं, जब V समानुपाती I है तो हम इसको लिख सकते हैं V बटे I बराबर, पक्षांतरण कर देंगे I का तो यहाँ बच जाएगा स्थिरांक। और ये जो स्थिरांक है ये स्थिरांक क्या होता है? R होता है, ठीक है। तो V बटे I बराबर R, V बटे I बराबर R, यहाँ भी निकला था यहाँ भी निकल के आ गया, एक ही बात है, ठीक है। तो ओम के नियम को आप लोग कैसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। इन बातों की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ओम का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और देखना है हमें, ओम के नियम का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, वक्र की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ओम के नियम का जो वक्र होता है, ये सबसे पहली बात तो ये कि ये किस किस के बीच में खींचा जाता है, विभवांतर और धारा दोनों के बीच में ये वक्र खींचा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वक्र होता है वो कैसा वक्र होता है? रेखिक वक्र होता है भाई, रेखिक वक्र होता है। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं लीनियर कर्व, लीनियर कर्व बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर कर्व, हिंदी में बोलते हैं रेखिक वक्र। सबसे पहली बात, ओम के नियम का जो वक्र होता है वो कैसी रेखा में होता है? सीधी रेखा में होता है, सीधी रेखा, सीधी रेखा में होता है, ठीक है। या इसको हम लोग बोल दें कि सरल रेखा में होता है भाई, ठीक है। ओम के नियम का वक्र कैसी रेखा में होता है? सीधी रेखा में। और ये जो सीधी रेखा है ये किसको दर्शाती है? आर को दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखें तो ओम के नियम के अंदर ग्राफिकल प्रदर्शन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकल प्रदर्शन, जो ढाल होती है, ढाल को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। ग्राफिकल प्रदर्शन ढाल होती है, इसको कौन दर्शाता है? इसको दर्शाता है आर, ठीक है। इसको प्रतिरोध दर्शाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा ओम के नियम में ग्राफिकल प्रदर्शन ढाल को कौन दर्शाता है? तो प्रतिरोध दर्शाता है, ठीक है। ओम के नियम का वक्र कैसा होता है? रेखिक होता है, लीनियर होता है, सीधी रेखा में होता है। किस किस के बीच खींचा जाता है? विभवांतर और धारा के बीच में खींचा जाता है। ये सारी बातें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ओम का नियम लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है। देखिए, ओम का नियम निम्न पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है, लागू नहीं होता है। तो लागू कहाँ नहीं होता है? अरैखिक परिपथों पर। अरैखिक को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट। सबसे पहली बात तो ये कि नॉन लीनियर सर्किट कौन कौन से होते हैं या नॉन लीनियर सर्किट क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये मान लीजिए विभवांतर है और ये है धारा। अब आपको एक बात बता दूं, कोई भी परिपथ हो, हर परिपथ के पैरामीटर होते हैं और परिपथ के जो पैरामीटर होते हैं वो आर, एल या सी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पैरामीटर, पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर को हम लोग प्राचाल भी बोलते हैं, पैरामीटर या प्राचाल, ठीक है। तो परिपथ के पैरामीटर या प्राचाल क्या क्या होते हैं?
देखो परिपथ के पैरामीटर होते हैं आर, एल और सी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अरैखिक परिपथ क्या होंगे? जिन परिपथों के अंदर V और I का मान बदलने से, अर्थात वोल्टेज और धारा का मान बदलने से परिपथ के जो पैरामीटर होते हैं R, L और C, इनका मान भी बदल जाता है, वो परिपथ कहलाते हैं अरैखिक परिपथ। और अरैखिक परिपथ सरल रेखा में नहीं होते हैं, सीधी रेखा में नहीं होते हैं। इन परिपथों के अंदर V और I का मान बदलने से परिपथ के पैरामीटरों का मान तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो जिन परिपथों में V और I का मान बदलने से परिपथ के पैरामीटरों R, L और C का मान भी बदल जाता है, वो अरैखिक परिपथ कहलाते हैं। और अरैखिक परिपथों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अरैखिक परिपथ कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो डायोड है, डायोड जिसको हम लोग बोल देते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। डायोड को रेक्टिफायर भी तो बोल देते हैं, डायोड को दिष्टकारी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डायोड को हम लोग रेक्टिफायर या दिष्टकारी भी बोल देते हैं। इस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। इसको रिजुकारी भी बोल देते हैं, समकारी भी बोल देते हैं, आदि नामों से इसको जानते हैं। तो डायोड पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। ट्रांजिस्टर पर ओम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक अरैखिक परिपथ है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और क्या है, वैद्युतिक परिपथों में से क्या क्या आ जाता है। देखिए, वैद्युतिक परिपथों में से लोह क्रोड युक्त चौक, लोह क्रोड युक्त चौक, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, आदि अरैखिक परिपथ होते हैं, नॉन लीनियर सर्किट होते हैं, इन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद जिन परिपथों में आयन्स के द्वारा, देखिए आयन्स द्वारा, किसके द्वारा, आयन्स के द्वारा धारा प्रवाह होता है, जिन परिपथों में आयन्स के द्वारा धारा प्रवाह होता है उन परिपथों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आयन्स के द्वारा कौन से परिपथों में धारा का प्रवाह होता है? आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चालक पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस चालक, द्रव चालक और गैसीय चालक। तो ठोस चालकों के ऊपर, ठोस चालकों के अंदर तो धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, लेकिन द्रव और गैसीय चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आयन्स के द्वारा भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आयन्स के द्वारा भी धारा का प्रवाह द्रव चालकों में और गैसीय चालकों में होता है। तो द्रव चालकों पर और गैसीय चालकों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां आयन्स के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो जिन परिपथों में आयन्स द्वारा धारा प्रवाह होता है, अब ये परिपथ कौन कौन से हो जाएंगे भाई? देखो, जैसे कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें गैस भरे लैंप है, गैस फिल्ड लैंप भी बोल सकते हैं, गैस भरे लैंप, यानी जिन लैंपों में गैस भरी होती है, जैसे मरकरी वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इनके अंदर गैस के आयनीकरण के द्वारा धारा का प्रवाह होता है और लैंप प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इनके ऊपर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो गैस भरे लैंप है, उसके बाद आर्क लैंप है, इनके ऊपर आपका ओम का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इनमें आयन्स के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। उसके बाद एक तरफा परिपथों पर, अब एक तरफा परिपथ क्या बीमारी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिलैटरल परिपथों पर, एक तरफा परिपथों पर, तो यूनिलैटरल या एक तरफा परिपथ क्या होते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, डायोड का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं। ये डायोड का सिंबल मैंने बनाया है। डायोड का मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव शिरा है और ये आपका नेगेटिव शिरा है, ठीक है। डायोड को हम लोग इनपुट में जैसे एसी दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं हम लोग एसी, ठीक है। एसी का आधा चक्कर प्लस में रहता है, अगला आधा चक्कर किस में रहेगा, माइनस में, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से इनपुट में एसी दे रहे हैं तो आधा चक्कर जो प्लस का है, पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव सिरे के पास जब आती है तो डायोड उसको फॉरवर्ड कर देता है
फॉरवर्ड बाइस में रहता है, लेकिन पॉजिटिव सिरे के पास नेगेटिव सप्लाई आएगी तो ये इसको रिवर्स कर देगा, अर्थात आगे नहीं जाने देगा। तो पॉजिटिव सप्लाई का आधा चक्कर तो हमें आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो ही धारा की दिशा बदलेगी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होते ही ये पॉजिटिव सिरा नेगेटिव को रोक लेगा और ये चक्कर आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से धारा की केवल एक ही दिशा में काम कर रहा है, पॉजिटिव को आगे भेज रहा है, नेगेटिव को नहीं भेज रहा है। अर्थात एसी को डीसी में तो बदल सकता है, लेकिन डीसी को एसी में नहीं बदल सकता। या हम लोग ये कह दें कि जिन परिपथों में धारा की दिशा बदलने से उनके अभिलक्षण बदल जाते हैं, वे परिपथ एक तरफा परिपथ या यूनिलैटरल सर्किट के नाम से जाने जाते हैं। तो धारा की केवल एक दिशा, पॉजिटिव में काम कर रहा है ये सिरा डायोड का, नेगेटिव में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर पॉजिटिव होगा तो फिर पॉजिटिव को भेज देगा। इस प्रकार धारा की एक दिशा में काम करने वाले सर्किट एक तरफा सर्किट के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जिन परिपथों का पावर फैक्टर 1 से कम होता है, देखिए पावर फैक्टर 1 से कम होगा, ठीक है, पावर फैक्टर 1 से कम होगा तो वहां भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कहां लागू होता है। देखिए ओम का नियम निम्न पर लागू होता है। अब देखो लागू होता है, अब कहां, जिन चालकों में से धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अभी अभी बताया था मैंने, केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का प्रवाह किसमें होता है, ठोस चालकों में। ठोस चालकों में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और ठोस चालकों में हम लोग रख सकते हैं धात्विक चालकों को। धात्विक चालकों को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ठोस चालकों में या धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, और यहां पर ओम का नियम लागू होगा। सभी रैखिक परिपथों में, देखो रैखिक परिपथ अभी अभी हमने चर्चा भी की थी कि जिन परिपथों में V और I का मान बदलने से उसके पैरामीटर जैसे R है, ओम के नियम में देखा था, वो नहीं बदलता है, वो परिपथ रैखिक परिपथ कहलाते हैं, और रैखिक परिपथों पर ओम का नियम लागू होता है। अब रैखिक परिपथों के उदाहरण अगर हम लोग देखें तो रैखिक परिपथों के एग्जाम्पल होंगे जैसे वायु करोड़ युक्त चौक, वायु करोड़ युक्त चौक, ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधक, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है, और सभी कैपेसिटर आदि पर ओम का नियम क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, तो ये आते हैं रैखिक परिपथों में, लीनियर परिपथों में। उसके बाद बात करेंगे दो तरफा परिपथ। दो तरफा परिपथ क्या होता है, देखो जिन परिपथों में जो परिपथ दोनों दिशाओं में काम करते हैं, अर्थात इनपुट की जगह आउटपुट जोड़ दें और आउटपुट की जगह इनपुट जोड़ दें, तो उनकी कार्य प्रणाली में कोई फर्क नहीं आता है, अभिलक्षण समान रहता है, वो परिपथ दो तरफा परिपथ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए कोई लाइन है, कोई मान लीजिए पारेषण की या वितरण की लाइन है, आपने यहाँ RYB दिया है, ये इनपुट हो गया, और ये आपने यहाँ पे कोई लोड लगाया है 3 फेज का, ठीक है, ये आपने एक लोड लगा दिया, ठीक है, तो सप्लाई जा रही है। उसके बाद आपने क्या किया कि जहाँ लोड था वहाँ सप्लाई जोड़ दी RYB, और जहाँ सप्लाई था वहाँ आपने लोड जोड़ दिया, ठीक है, ये लोड जोड़ दिया भाई। तो सप्लाई की जगह लोड, लोड की जगह सप्लाई जोड़ दिया, तो इनकी कार्य प्रणाली में कोई फर्क नहीं आया, इनके अभिलक्षण समान रहे, तो ऐसे परिपथ दो तरफा परिपथ कहलाते हैं, बाइलेटरल सर्किट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, दो तरफा परिपथ वो परिपथ होते हैं जो धारा की दोनों ही दिशाओं में काम करते हैं, ठीक है, समान रूप से काम करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, पारेषण व वितरण लाइनें दो तरफा परिपथ होती है, ध्यान रखना, तथा सभी चालक, सभी चालक दो तरफा परिपथों में आते हैं, और यहां पे ओम का नियम लागू होता है। उसके बाद जिन ऐसी परिपथों में R के स्थान पर इंपीडेंस Z लिया जाता है तथा कोस फाई अर्थात पावर फैक्टर का मान 1 होता है, रेजिस्टेंस के स्थान पर ऐसी परिपथों में Z इंपीडेंस को गणना में शामिल किया जाता है और पावर फैक्टर का मान 1 रहता है, वहां भी ओम का नियम लागू होता है। और अगली बात AC और DC दोनों पर,
AC पर भी लागू होता है और DC पर भी लागू होता है। ओम का नियम विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एग्जाम में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है AC और DC दोनों पर। तो ये थी बात कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ओम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉइंट फॉर्म क्या होता है और जो आपका वेक्टर फॉर्म है वो क्या होता है। ओम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी, ओम के नियम का मानक रूप, मानक रूप को हम लोग लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सीधी सी बात है, ओम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल अब तक हम लोग देख रहे थे, वही ओम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, अर्थात V = IR। यही ओम के नियम का कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म को बोलते हैं बिंदु रूप। देखिए ये समझ में आ गया थोड़ा सा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पॉइंट फॉर्म क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चर्चाएं आपके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग देखते आ रहे हैं अब तक कि धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होगा, धारा घनत्व, ठीक है, करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अर्थात धारा घनत्व का चिन्ह होता है J, धारा का चिन्ह होता है I और क्षेत्रफल का चिन्ह होता है A, ठीक है। अर्थात J बराबर होता है I बटे A। अर्थात जब हमें I ज्ञात करना है तो I बराबर हो जाएगा J × A, वज्र गुणा करेंगे तो, अर्थात धारा बराबर होता है धारा घनत्व इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। और J किसका चिन्ह है, धारा घनत्व का। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अब तक हमने देखा कि जब आपको सिग्मा ज्ञात करना होता है, सिग्मा मैंने पिछले वीडियो में बताया था चालक, विशिष्ट चालकता का चिन्ह है, कंडक्टिविटी का चिन्ह है, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ है। अर्थात सिग्मा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध होता है, 1 रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसका चिन्ह होता है E, E बराबर होता है वोल्ट बटे लंबाई V/L। अर्थात E बराबर क्या होगा, V/L, अर्थात वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया भाई। वोल्ट प्रति मीटर इसका क्या निकल के आ गया, मात्रक। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, सब कुछ और ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको मैंने बताया था पिछले ही वीडियो में कि R बराबर क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिकल थ्योरी कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, मैंने कहा कि आप रटोगे तो पार नहीं पड़ेगी। अब ये कड़ियाँ अगर आप लोग जोड़ने का काम कर रहे हो, इन कड़ियों को जोड़ने का काम अगर आप लोग कर रहे हो तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, वरना आप लोग रट रहे हैं, और रटोगे तो आपकी पार नहीं पड़ने वाली। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, रटना कोई समाधान नहीं है, समझना समाधान है, कड़ियों को जोड़ना है, ठीक है। अब ये आपको पता है सब कुछ, तभी आप इसको निकाल सकते हो। तो मैंने तो अभी तो आपके लिए लिख दिया है कि क्या किसके बराबर क्या होता है। तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से पॉइंट फॉर्म पे आते हैं। आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में V बराबर IR होता है
और आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे आर। ठीक है, अब देखिए आई बराबर क्या होता है? जे इंटू ए। तो मैं आई की जगह देखो, कई बार हम लोग देखते हैं कि यहां मैंने लिख दिया भाई 5/2 बराबर 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं 5/2 लिख दूं या बराबर में 2.5 लिख दूं, एक ही बात है। तो उसी प्रकार जब आई बराबर जे इंटू ए होता है, आई बराबर जे इंटू ए होता है, तो मैं आई की जगह जे इंटू ए लिख सकता हूं ना। तो मैं आई की जगह लिख देता हूं जे बटे ए, सॉरी जे इंटू ए। आई बराबर होता है ये, इसलिए लिख दिया बराबर, वी की जगह वी लिख दिया। और आर बराबर क्या होता है? रो है इंटू एल बटे एरिया, रो है इंटू एल बटे एरिया। तो देखिए आप लोग, एरिया कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो जे इंटू ए बराबर वी इंटू ए बटे रो है इंटू एल। तो देखिए ये ए इधर से इधर आएगा, उधर गुणा में है, यहां आके भाग में लगेगा, तो ऊपर वाले ए को काट देगा। तो मैं यहीं पे इसको काट देता हूं। ठीक है, तो ये काट दिया मैंने ए से ए। ठीक है, तो अब क्या बच गया हमारे पास? अब बच गया हमारे पास जे इक्वल टू 1/रो है, इसको मैं तोड़ देता हूं, इंटू वी बटे एल। समझ में आ रहा है आपके? वी बटे एल और 1/रो है। अब 1/रो है किसके बराबर है? सिग्मा के बराबर है। ग्रीक सिग्मा इसको बोलते हैं हम लोग, ग्रीक सिग्मा, जो कंडक्टिविटी का चिन्ह है, विशिष्ट चालकता का चिन्ह है। तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वी बटे एल। वी बटे एल वोल्ट प्रति मीटर, वी बटे एल किसका चिन्ह है? विद्युत क्षेत्र का, सॉरी वी बटे एल या वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का है। और E बराबर होता है वी बटे एल। तो मैं वी बटे एल की जगह E रख देता हूं, क्योंकि वी बटे एल के बराबर E होता है। तो ये हो गया J बराबर सिग्मा इंटू ई। अर्थात सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ओम के नियम का बिंदु रूप, पॉइंट फॉर्म, किस किस के बीच में रिलेशन स्थापित करता है? J किसका चिन्ह है? धारा घनत्व का। ग्रीक सिग्मा किसका चिन्ह है? कंडक्टिविटी का। और E किसका चिन्ह है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो विद्युत क्षेत्र, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है ओम के नियम का पॉइंट फॉर्म या बिंदु रूप। और पॉइंट फॉर्म में ओम के नियम को दर्शाते हैं J बराबर सिग्मा इंटू ई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला फॉर्म मैंने आपको बताया कि अगला फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। ये ओम के नियम के फॉर्म चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब है सदिश रूप, सदिश रूप। सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट फॉर्म आपके समझ में आ गया तो वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं है। देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो E है, विद्युत क्षेत्र है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और सिग्मा अर्थात कंडक्टिविटी एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो है सदिश और ये है अदिश। एक सदिश और एक अदिश राशि दोनों का गुणनफल एक सदिश राशि होती है, अर्थात दोनों का गुणनफल एक सदिश राशि है धारा घनत्व। अर्थात सदिश रूप में जब इसको दर्शाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अर्थात सिग्मा एक अदिश है, लेकिन अदिश और सदिश यानी विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर दोनों का गुणनफल एक वेक्टर राशि होगी। तो ये इसका वेक्टर रूप हो गया भाई। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम अब तक हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चनों की। ठीक है, कि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार कौन सा सही नहीं है? कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, बहुत जल्दीबाजी दिखाते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखो ए ऑप्शन लिखा हुआ है आई बटे ई बराबर 1/r। आई बटे ई बराबर 1/r। ठीक है, ठीक, चलो आई बटे ई बराबर 1/r। वज्र गुणा जब हम लोग करेंगे तो ये निकल के आएगा, ई को 1 से गुणा करेंगे तो ई बराबर आई इंटू आर। सही है ये तो, ठीक है, सही है। वी की जगह ई यूज कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ई की जगह क्या यूज कर लीजिए? ई यूज कर लीजिए। तो ये तो सही है भाई, ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है वो देखना है हमें। तो ये तो सही है।
उसके बाद बी ऑप्शन है I बराबर E बटे आर, तो ये भी होता है I बराबर V बटे आर होता है ना, V की जगह E यूज कर लिया, ये भी सही है। और R बराबर E इंटू आई, देखो E इंटू आई बराबर आर नहीं होता है, सॉरी E इंटू आई बराबर आर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। E इंटू आई बराबर क्या होता है, E इंटू आई बराबर पावर होता है, आर नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है ओम के नियम के अनुसार। और E बराबर आई इंटू आर, ये भी सही है। तो हमें गलत ही तो ढूंढना था और गलत हमें मिल गया, कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, बताया था ना। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू होता है, देखिए केवल डीसी पर, हाँ होता है। देखिए ओम का नियम लागू होता है, देखिए थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया, कहां भाग गया, ये लो, ठीक है। ओम का नियम लागू होता है, देखिए डीसी पर लागू होता है, हम ये बात जानते हैं, ठीक है, लेकिन केवल डीसी की बात कर रहा है। केवल एसी पर यहां भी लागू होता है, तो एसी और डीसी दोनों पर यहां लागू होता है, दोनों पर। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन गलत है, ये कथन भी गलत है। ठीक है, इसकी इनकी तुलना में ये सब क्या है, गलत है। और चर का मतलब है परिवर्तनशील, वेरिएबल टेम्परेचर, इस पर तो लागू नहीं होता है, अचर तापमान पर लागू होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, एक कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप को, एक कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप को कंडक्टर के प्रतिरोध क्षमता का अनुपात होता है। देखिए आर पार वोल्टेज ड्रॉप से कंडक्टर के प्रतिरोध क्षमता का अनुपात क्या होता है। देखिए आर पार वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V, और कंडक्टर का प्रतिरोध क्षमता क्या है, R। दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, I के। किसके बराबर होता है, I के। तो आंसर हो जाएगा, I किसका चिन्ह है, धारा का, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी। तो देखिए दिष्टकारी पालन नहीं करता है, दिष्टकारी पालन करता है क्या, नहीं करता है। इनकैंडिसेंट लैंप पालन करेगा, आर्क लैंप नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मर नहीं करेगा, वीडियो में देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओम के नियम का विवरण है। ओम के नियम का विवरण क्या है, वोल्टेज हमेशा विद्युत धारा के बराबर होता है। भाई बराबर हमेशा नहीं होता है, वोल्टेज विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। विद्युत धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होती है, ये सही बात है। और विद्युत धारा प्रतिरोध के अनुपातिक है, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पे, अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है। ओम का नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है, चर और अचर दोनों तापमानों पर। नहीं, गलत बात है, ओम का नियम चर और अचर दोनों पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम केवल अचर तापमान पर लागू होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अचर तापमान पर लागू होता है, सही है, यहां चर पर लागू नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी 400 ओम प्रतिरोधक के शिरों का विभवांतर 20 वोल्टेज है, तो धारा का मान कितना होगा। देखिए वोल्टेज विभवांतर आपको दिया हुआ है 20 है, ठीक है, आर का मान दिया है 400 है, सिंपल है, और आई आपको ज्ञात करना है। ओम का नियम सभी को पता ही है कि जब आई ज्ञात करना है तो आई बराबर क्या होगा, V बटे आर होगा।
तो V कितना है 20 है, R कितना है 400 है। तो जब भाग देंगे 20 का 20 में तो एक बार, और 400 में दिया तो 20 बार। 1/20 एम्पियर आपका आंसर होगा भाई। कितना आंसर होगा 1/20 एम्पियर। और 20 का भाग 1 में दे लेंगे तो और भी कुछ पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, लेकिन आएगा एम्पियर में। आप लोग देखो कि आंसर हमें एम्पियर में नहीं, किस में चाहिए, मिली एम्पियर में। एम्पियर एक मूल राशि है, इस मूल राशि को मिली में चेंज करना है। इस मूल राशि को किस में चेंज करना है, मिली में चेंज करना है। तो इस मूल राशि को मिली में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अर्थात सिंपल सी बात है, मैंने बताया था मिली एम्पियर बराबर एम्पियर इंटू क्या होगा 1000। ठीक है, तो एम्पियर है 1/20 इंटू 1000। 20 का भाग जब 1000 में देंगे हम तो 50 बार जाएगा, अर्थात 50 मिली एम्पियर हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियमानुसार, क्या कर रहे हो यार मेरे साथ। अगला क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार R किसके बराबर है। हाँ, ओम के नियमानुसार R किसके बराबर है। देखिए ओम के नियमानुसार R किसके बराबर है ये हमें देखना है। आप सभी को पता है कि R बराबर होता है V/I। ठीक है, होता है नहीं होता। अब आप सबको पता है कि जो V और I का जो ग्राफ होता है ये इस प्रकार से है, V और ये I है। अगर X अक्ष पर हम लोग I को रखें और Y अक्ष पर हम लोग V को रखें, ठीक है, तो आप सबको पता है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का सबने सुन रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में चलता है लाल बटे कक्का। ठीक है, अर्थात लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये क्या है, लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार अर्थात R बराबर है V/I। R बराबर क्या है, R बराबर है V/I, अर्थात लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार बराबर होता है, देखो लंब बटे कर्ण बराबर साइन होता है, आधार बटे कर्ण बराबर कोस होता है, और लंब बटे आधार बराबर टेन होता है। तो कौन सा थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो R किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओम के नियम का ग्राफिकल प्रदर्शन। ओम के नियम का ग्राफिकल प्रदर्शन ये ऐसे है प्रदर्शन। ओम के नियम का ग्राफिकल प्रदर्शन ढाल निम्न में से कौन से घटक को प्रस्तुत करता है। तो देखिए ओम के नियम का ग्राफिकल प्रदर्शन ढाल मैंने बताया था। ठीक है, V और I के बीच में खींचा जाता है, और ये जो ढाल है ये किसको दर्शाता है, R को दर्शाता है, रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्र की किसी धात्विक चालक के लिए दो भिन्न तापों T1 और T2 पर धारा और वोल्टेज का ग्राफ दर्शाए गए हैं, तो क्या होगा। चित्र मैं आपके लिए थोड़ा सा बना देता हूं। देखिए ये चित्र है, और ये धारा है, ये वोल्टेज है। ठीक है, और ये दो तापमान है। धात्विक चालक की बात कर रहा है। ये है T1 और ये है T2। ठीक है, चित्र आपको दिख रहा है, धात्विक चालक है। ये इस बात पे थोड़ा सा गौर करना आप लोग। धात्विक चालकों का तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है और धारा का मान घट जाता है। तो देखिए धात्विक चालकों का तापमान जब बढ़ेगा तो धारा भी प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध घट जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बताइए सबसे पहली बात, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, गलत लिख भी दिया मैंने, बोल क्या दिया। देखो धात्विक
चालकों का जो ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है, और जब इनका तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ता है तो इनसे बहने वाली धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे पहला जो ताप है वो कम है, दूसरा ताप क्या है, ज्यादा है, और अधिक ताप जो है, जो ताप अधिक है, अधिक तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो T2 पर धारा का मान कम होगा या T1 पर धारा का मान कम होगा, आप ये बताइए। तो T2 पर धारा का मान कम होगा और T1 पर धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि कम ताप पर प्रतिरोध कम होगा और धारा अधिक होगी, इसलिए T1 बड़ा होगा और T2 क्या होगा, छोटा होगा। या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि T2 की तुलना में T1 बड़ा होगा, कैसे भी लिख दो आप, ठीक है। तो यहां आंसर होगा आपका T1 बड़ा और T2 छोटा, तो T1 बड़ा और T2 छोटा, सी ऑप्शन, ठीक है। भाई आप सबको पता है कि जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये जो ताप है इस पर धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, अधिक ताप है ये, T1 की तुलना में T2 ज्यादा ताप है, और ताप जहां ज्यादा होगा यहाँ I का मान क्या होगा, I कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है T1 है, यहाँ I का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो कौन से ताप पर धारा का मान बड़ा होगा, तो कौन से ताप पर बड़ा होगा, T1 पर बड़ा होगा, अर्थात T1 बड़ा है किससे, T2 से। यही पूछ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी 150 ओम प्रतिरोधक में से, देखिए रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 150 नहीं है, 125 ओम है, प्रतिरोधक में से 100 मिली एम्पियर धारा, देखिए धारा दी हुई है 100 मिली एम्पियर। आपको मैंने बताया था कि जब भी कैलकुलेशन करोगे प्रत्येक राशि अपने मूल मात्रक में होनी चाहिए, और जो धारा है इस धारा का मूल मात्रक मिली एम्पियर नहीं, धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, तो इस मिली को हटाना पड़ेगा तभी इसको गणना में शामिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू मिली का मान होता है 10 की घात -3 एम्पियर। अब आप इसको गणना में शामिल कर सकते हो। होने पर विभवांतर कितना होगा, V आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, V बराबर V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम के नियम के अनुसार। तो I का मान कितना है, 100 इंटू 10 की पावर -3, और R का मान कितना है, 125 है, ठीक है। तो 10 की घात -3 ऊपर है, नीचे लेके आएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 100 को 125 से ऊपर गुणा कर लेते हैं, 125 00 अर्थात 12,500 बटे 10 की पावर 3 प्लस की अर्थात 1000 नीचे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 10 का भाग 125 में दिया तो 12.5 वोल्टेज आपका आंसर होगा। भाई देखिए कौन सा ऑप्शन है, 12.5 वोल्टेज, ए ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी चालक के सिरों पर 200 वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न होने पर 40 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए प्रतिरोध पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। देखो चालक के सिरों पर विभवांतर दिया है, V बराबर आपको दिया है, V बराबर कितना दिया है, V बराबर आपको दिया है 200, धारा आपको दी है 40 मिली एम्पियर। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 40 इंटू मिली की जगह मिली का मान लिखूंगा एम्पियर, तभी तो ये गणना में शामिल होगी। और आपसे R का मान, प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है कि R बराबर क्या होता है, V बटे I होगा। तो V कितना है, 200 है, I का मान कितना है, 40 इंटू 10 की घात -3 है, माइनस की घात नीचे है, ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 1000, यानी 10 की पावर प्लस की 3 का मतलब 1000 है, बटे 40, 40 का भाग 200 में दिया तो 5 बार, और 5 को 1000 से गुणा किया तो आ गया 5000 ओम, ठीक है। ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन, 5000 ओम राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओम का नियम लागू होता है। देखिए ओम का नियम लागू होता है, कहाँ लागू होता है, अरेखिक परिपथों पर लागू नहीं होता है, एक तरफा परिपथों पर लागू नहीं होता है, आर्क लैंप पर लागू नहीं होता है, दो तरफा परिपथों पर ओम का नियम लागू होता है,
ठीक है, इस प्रकार से आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ध्यान रखना हमारा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।